अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? कैसे हैं मंजूर? जी सर, आवाज आ रही है। लास्ट क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, एग्जाम सप्लाईज कौन कौन सी होती हैं? मंजूर हुसैन। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि हैं एग्जाम्प्ट हैं? एनीवन प्लीज। चार आइटम मैंने आपको बताए थे: लैंड, लोकल ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो जीरो रेटेड नहीं होती, वो एग्जाम्प्ट होती हैं, एंड आफ्टर दैट फाइनेंशियल सर्विसेज, वो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू पे डिपेंड करती हैं। इसके बाद मैंने जीरो रेटेड आपको पढ़ाया था। जीरो रेटेड में जो एक्सपोर्ट्स हैं, देन इसी तरह इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो पहले साल में, जो पहली सेल होती है जिनकी पहले 3 साल में, इसी तरह से जो मेडिकल सप्लाईज होती हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट स्कूल को। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब लोकल सप्लाई 375,000 से ऊपर चली जाए तो आपके लिए वैट की रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट हो जाता है। लेकिन इन द केस आपका वॉलंटरी थ्रेशोल्ड क्या होता है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कौन सी होती है, अगर मैं आपका ओपिनियन देना चाहूँ? अगर इसका 50% हम अचीव कर लें 375,000 का, तो फिर हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक और बात जो आप सबने याद रखनी है, अगर रेवेन्यू या एक्सपेंसेस इसका 50% इंक्रीज हो जाए, जो वॉलंटरी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है उसके लिए सिर्फ रेवेन्यू का होना नहीं है जरूरी, बल्कि वो आपको रेवेन्यू या एक्सपेंसेस में से कोई एक भी पिछले 12 महीने के दौरान 187,500 से ऊपर चला जाए तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो दो फर्क हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैंने आपको बताया कि 187,500 से, यानी 1,87,500 से ऊपर, लेकिन 375,000 से नीचे अगर आपका रेवेन्यू या एक्सपेंसेस है तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वैट के लिए। अब अगर फर्ज करें आप 187,500 से भी नीचे हैं, आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों 187,500 से नीचे हैं, क्या अब आप वैट की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? अब क्या होगा? ना मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, दोनों नहीं है ऑप्शन आपके पास। अब मुझे ये बताएं कि एक कंपनी थी, उसके रेवेन्यू क्या 187,500 से ऊपर, उसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली, विद टाइम बिजनेस बंद हो गया,
1875 से नीचे आ गई उसकी सेल्स, क्या अब उसे रजिस्टर रहना चाहिए? नो सर। नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको ये लगे कि अब आप इस थ्रेशोल्ड से बाहर आ गए हैं, नीचे आ गए हैं 1875 से, तो आपने उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, डी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। डी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम देखेंगे। अब हमने जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख रहे थे वैट का, उसमें हमने पहले दो फॉर्म देख लिए थे, और पहले दो फॉर्म बड़े मिलते जुलते थे, बल्कि हूबहू ऑलमोस्ट वैसी थे जैसे कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन के फॉर्म थे। एलिजिबिलिटी डिटेल की बात करते हैं। जब थर्ड फॉर्म पे आते हैं, हमें ये साबित करना है कि हाँ हम मीट करते हैं क्राइटेरिया, क्योंकि हर बंदा तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता वैट की, सिर्फ वही करवाएगा जिसने थ्रेशोल्ड मीट किया। हमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी डिटेल थर्ड फॉर्म में प्रूव करना है कि हाँ हम कंडीशन मीट करते हैं। अब थर्ड फॉर्म में ऊपर सबसे पहले हमें सप्लाईज का ऑप्शन दिया गया है, टैक्सेबल सप्लाईज का। ये आप देख सकते हैं, ग्रीन रंग का टेम्पलेट नजर आ रहा है, राइट। इसमें कल बात हुई थी कि इसमें मंथ वाइज ब्रेकअप होगा, कि आपने पिछले 5 सालों का मंथ वाइज रेवेन्यू टैक्सेबल सप्लाई दिखानी है, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। इसके राइट साइड पे आपको अपलोड फिल टेम्पलेट नजर आ रहा है। ये क्या है? जब मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, जो आपके लेफ्ट साइड पर, यूर लेफ्ट इज द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपको जहां पे डाउनलोड टेम्पलेट नजर आ रहा है, अगर मैं क्लिक करूं, आपको इस तरह का एक फॉर्म नजर आएगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब से ये कंपनी बनी है, तब से हर साल का मंथ वाइज, हर मंथ में उसने पूछा हुआ है कितना कितना रेवेन्यू है, ठीक है। ये या पिछले 5 सालों का, या जब से कंपनी बनी है, विच एवर इज लेटर, जो काम पहले हुआ, जो काम बाद में हुआ, ठीक है, तब तक का आपने टैक्सेबल सप्लाई मंथ वाइज ब्रेकअप देना है। अब देखें, ये कंपनी बनी है 26 अप्रैल 2023 को। इसका उन्होंने फ्रॉम द डे ऑफ फॉर्मेशन तमाम मंथ वाइज ब्रेकअप मांगा हुआ, बताएं आपने हर महीने कितनी कितनी सेल की है। लेकिन अगर कंपनी बनी हुई होती 2015 में, तो ये पिछले 5 सालों तक का मंथ वाइज ब्रेकअप मांगा गया होता। ये था, ये वाला फॉर्म था, आप इसको फिल करेंगे और वापस आकर जहां पे आपका राइट साइड पे अपलोड फील्ड टेम्पलेट लिखा आ रहा है, वहां पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्म मंथ वाइज आपने फिल करना है। अब देखें, सर ये फॉर्म, जी ये अमाउंट और कम्युलेटिव अमाउंट, ये दोनों में सेम अमाउंट आएगी? नहीं, ये सेम नहीं रहेगी। कम्युलेटिव अमाउंट का मतलब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि साथ साथ ऐड हो जाती है। मिसाल के तौर पे अमाउंट के कॉलम में लिखा हुआ है 10, पहले सेल में कम्युलेटिव अमाउंट कितनी हो गई है 10, अगले जी 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 पे लिखा हुआ है 15, अमाउंट में लिखा हुआ है 15, कम्युलेटिव अमाउंट में लिखा होगा 25, पिछले वाला 10 प्लस 15 25, ये कम्युलेटिव ऑटो अमाउंट फिल्ड होगी ना आपकी, सर? जी ये ऑटो फिल्ड होगी ना? नहीं, ये ऑटो फिल्ड नहीं है, ये एक एक्सेल का टेम्पलेट उन्होंने आपकी आसानी के लिए बना दिया। आपने खुद फिल करना है और आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। ये ये कम्युलेटिव पे अपलोड, तो फॉर्मूला लगा होगा। ओके ओके सर, जी ठीक है। नहीं, कम्युलेटिव का फार्मूला नहीं कम्युलेटिव। लगा। बेसिकली वो लेजर वाला फार्मूला है जो कि जो है वो हम लोग लगाते हैं बैलेंस दिखाने के लिए। जी जी, लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ, ठीक है। ओके, अब देखें, मैं उससे थोड़ा सा नीचे आया। अब आप देखें कि वही वाला फॉर्म आपको नजर आ रहा है। ऊपर तो सिर्फ एक्सेल की फॉर्म थी, लेकिन यहां पे वो वाला फॉर्म दिया हुआ है। आप अगर डाउनलोड टेम्पलेट करने के बाद अपलोड करेंगे, तो भी ये वाला जो फॉर्म है ना, ये ऑटो फिल्ड हो जाएगा।
ये मैंने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लिया है, डाउनलोड टेम्पलेट और अपलोड टेम्पलेट की जगह ऊपर चली गई है। अब अगर फर्ज करें कि मैंने पिछले फॉर्म में अप्रैल में लिखा हुआ था 10,000 दरम, ये जो आपके सामने फॉर्म नजर आ रहा है, अप्रैल में लिखा था 10,000 दरम। इधर ऑटोमेटिकली अप्रैल जब मैं अपलोड करूंगा ना, ये जो अप्रैल 2023 लिखा हुआ है, इधर ऑटोमेटिकली 10,000 आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पे लिखा आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये चीज जो एक्सेल का टेम्पलेट है, ये दिया गया है आपकी सहूलत के लिए। आपने किसी क्लाइंट को भिजवाना हो या खुद करना हो, आप एक्सेल में फिगर लिख के अपलोड कर दें। लेकिन अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद टैक्सेबल सप्लाई दिन नेक्स्ट 30 डेज, ये भी आपने मेंशन करना होता है, एंटीसिपेटेड सप्लाईज। अच्छा, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद ये टैक्सेबल सप्लाईज आपने बाई हैंड फिल कर लिए। सर ये दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं, हम मैनुअल भी कर सकते हैं या टेम्पलेट के थ्रू कर सकते हैं। सॉरी, सर हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं हमारे पास, या जी जी, उससे दोनों करना है या ऑप्शन, उससे करना बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये जो आपको फिगर नजर आ रही है, कितना हो गया टोटल? 198,600। ठीक है, अगर ये फर्ज करें कि 187,500 से कम होता तो क्या होता? ये आगे ना प्रोसीड करता, नेक्स्ट स्टेप पे ना जाता, एरर दे देता। जैसे आपको इधर बिलो एरो से नजर आ रहा है कि एक एरर दे रहा है, वो उसने एक मैसेज दिया हुआ है, एरर मैसेज कि आप सप्लाई से कम है, इस तरह का मैसेज आया है। लेकिन अगर आपने 187,500 से ऊपर चले गए, फिर ये मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। तो सर ये 198 नजर आ रहा है मुझे, तो 19860। जी, अगर ये ना होता तो इस तरह का मैसेज नजर आया होता। ठीक है, अगर ये 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 ना आपको, मेरे ख्याल होता। से सर, ये ये मेरे मैंने ख्याल से आपको, किसी और चीज का एरर है सर ये ना। जी लेकिन वैसे इस तरह का आएगा। उस वक्त जी मैंने जी एक सर। स्क्रीनशॉट लिए थे, दैट वाज मोर देन 1 ईयर बैक। ठीक है, आप नीचे डेट देखेंगे कि मेरे लैपटॉप की, मेरे स्क्रीन की, तो दैट वाज लास्ट ईयर नवंबर में। अब मुझे, लेकिन मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था कि मैंने कहा चलें ये आपको दिखाऊंगा कि इस तरह का स्क्रीनशॉट में एरर आता है अगर 187,500 से कम हो। ठीक है, ओके, ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरह का एरर आएगा। इसके नीचे जो आप इसको नीचे नीचे से रोल करेंगे, आपको टैक्सेबल एक्सपेंसेस का भी एक फॉर्मेट नजर आ गया। ठीक है, ओके, अब देखें, सेम जैसे टैक्सेबल सप्लाई थी वैसे ही टैक्सेबल एक्सपेंसेस हैं। क्लियर? टैक्सेबल एक्सपेंसेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टैक्सेबल एक्सपेंसेस की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, ये यहाँ पे जरा रुकिएगा, एक पोटेंशियल क्वेश्चन को मैं आंसर कर दूं। अगर अभी आप लोगों ने नहीं भी सोच रहे या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में चले गए हैं, टैक्सेबल एक्सपेंसेस से क्या मुराद है? टैक्सेबल एक्सपेंसेस से मुराद है एक्सपेंसेस अगेंस्ट टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सपेंसेस अगेंस्ट टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, ये सेम वे है, आप डाउनलोड करके अपलोड कर दें तब भी, और अगर चाहें तो डायरेक्टली फिल कर दें। इससे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया, ऊपर आपने ब्रेकअप दे दिया, मंथ वाइज आपने कहा कि मेरा इतना इतना रेवेन्यू था, मंथ वाइज मेरे इतने इतने एक्सपेंसेस थे। लेकिन इधर आके आपने क्या करना है? करके 10 चाबी जैसे आपको मर्जी अच्छा, इधर आके आपने एविडेंस देना है कि हाँ मैंने जो ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है वो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले स्कैन कॉपी लगानी है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के, अच्छा होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया
कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे आप डाउनलोड टेम्पलेट करें और अपलोड कर दें या आप फिगर्स पंच कर दें, दोनों इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर फर्क करें, मैंने जो अप्रैल 2023 लिखा आ रहा है, इसको 10,000 कर दूं, फिगर 5 कर दूं 10,000, अगर मैं उसमें 10,000 जमा करूं और फिर मैं ऐसे डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करूं, तो जो डाउनलोड टेम्पलेट होगा उसमें एक डिफरेंस आएगा, एक फर्क आएगा। पता है क्या? जो अप्रैल 2023 के आगे 0 नहीं लिखा होगा बल्कि ऑटोमेटिकली 10,000 लिखा होगा। सही। अच्छा, अब मेरा तरीका क्या है, मैं क्या करता हूं, मैंने आज तक ज्यादातर सिवाय 1-2 केसेस को छोड़कर हमेशा फिगर 5 किए हैं। जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त है, इसमें फिगर 5 किए हैं। पंच करने के बाद मैंने डाउनलोड टेम्पलेट किए। अब होता क्या है, जब वो डाउनलोड हुआ होता है ना टेम्पलेट मेरे पास लाइव, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला फॉर्मेट, ये जब डाउनलोड होगा ना, ये 0 नहीं लिखा होगा बल्कि इसमें फिगर पंच हुए होंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटो फिल्ड होगा। ऑटो फिल करने के बाद आपने उसका अपने लेटर हेड पे प्रिंट लेना है, साइन एंड स्टैम्प करना है और उसको अपलोड कर देना है इस जगह पे। ठीक है, तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, आपको कॉर्पोरेट टैक्स वाले तो याद होंगे, उसके साथ आपने मंथ वाइज ब्रेकअप लेना है रेवेन्यू का एंड एक्सपेंसेस का, प्लस लेटर हेड के पे उसका प्रिंट लेके साइन एंड स्टैम्प करना है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ परचेज ऑर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। परचेज ऑर्डर्स ऐसे ऑर्डर होते हैं, किसी ने आपको कोई ऑर्डर भेजा है परचेज करने के लिए, इसमें उस परचेज ऑर्डर की बात नहीं हुई है जो आपने किसी को दिया हुआ है। कोशिश करें कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लगाएं जो नेक्स्ट 30 डेज में होने वाली हैं चीज़ें। कोई सेल का ऑर्डर आया हुआ है या कोई परचेज ऑर्डर अगर आपकी अपनी कंपनी ने जनरेट की है, किसी सप्लायर को कोई ऑर्डर दिया है कि फलां चीज़ दो, तो उस पे सप्लायर की तरफ से कोई साइन एंड स्टैम्प होना चाहिए। ठीक है, पता चले कि ये थर्ड पार्टी एविडेंस है। कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए जिनसे पता चले कि हाँ ये पार्टी वाकया बिजनेस कर रही है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सैंपल एक्सपेंसेस इनवॉइसेस। आपने जो बड़ी बड़ी इनवॉइसेस है ना, वो इधर लगा देनी है। उसके आगे लिखा हुआ है अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ सैंपल सेल्स इनवॉइसेस। आपने अपनी इनवॉइसेस वो इधर लगा देनी है। ठीक है, इसके नीचे आपको नजर आ रहा है वैट रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू 375,000 से कम था। ये ऑटोमेटिकली ऑटो फिल्ड है, उसने असेस किया कि इनका रेवेन्यू कितना हुआ है मंथ वाइज और उन्होंने वैट रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी कर दिया। ठीक है, इसके बाद जिस डेट को थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ वो कौन सी थी? 25 नवंबर 2023। इसके नीचे देखें, एग्जैक्टली उसने ऑटो फिल्ड किया 1 दिसंबर 2023, क्योंकि वैट की रजिस्ट्रेशन हमेशा होती है किसी ना किसी महीने के शुरू से। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट महीना आ रहा होता है ना, उस डेट वो आपके वैट का पहला महीना होगा। वैट हमेशा, अगर मैंने आज की डेट में रजिस्टर किया है तो कमिंग डेट से जो आने वाला महीना होगा उसकी पहली तारीख से अपलोड स्टार्ट होगा। ठीक है, रीजन फॉर चेंज इन ऑब्लिगेशन डेट, रीजन फॉर चेंज इन इफेक्टिव डेट। आप किसी वजह से अगर किसी और डेट पर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसकी आपने कोई रीजन देनी है। लाइक फर्ज करें कि आपको पता है कि एक कंटेनर आ रहा है आपका बहुत बड़ा, सेल होने लगे, वो जो ही सेल होगा वो उसकी 1 मिलियन, आज आपकी कोई सप्लाई नहीं है, 0 सप्लाईज है, इतना बड़ा कंटेनर बुक होने वाला है, जो ही वो बुक होगा 4 दिनों के अंदर अंदर वो 1 मिलियन देना का आपका रेवेन्यू मीट कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप बाज़ औक़ात पहले भी किसी वजह से पहले भी या बाद में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इफेक्टिव डेट की, तो वहां पे उसकी रीजन देनी होती है। उसके आगे लिखा हुआ है, डू यू एक्सपेक्ट द वैट ऑन योर एक्सपेंसेस टू रेगुलरली एक्सीड द वैट ऑन योर सप्लाईज। ये वाला पॉइंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि क्या आप ये समझते हैं कि आपके एक्सपेंसेस रेगुलरली ऊपर चले जाएंगे टैक्सेबल सप्लाईज से। अच्छा, अब सवाल क्या है, तवज्जो से सुनिएगा। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है?
अगर एक्सपेंसेस सप्लाई से ऊपर जा रहे हैं, एक कंपनी रेगुलरली ऐसी कंडीशन में जा रही है कि टैक्सेबल परचेजेस ज्यादा हैं जबकि सप्लाईज कम है, ये उसने क्यों अलग से पूछा है? उसकी वजह यह है कि मैं आपको बता चुका हूं, यूएई में कोई 90% रूल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, अगर आपका इनपुट वैट ज्यादा है, आउटपुट वैट कम है, तो आपको रिफंड मिलेगा। ऐसे केसेस में जब आपके टैक्सेबल एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, सप्लाईज कम है, तो एफटीए को पता है कि रेगुलरली रिफंड बनेगा। ठीक है, उसने ये क्वेश्चन एक अलग से पूछा, और ऐसे केस में अगर आप इसे यस करेंगे ना, तो डेफिनेटली दे विल आस्क फॉर रीजन, दे विल असेस योर बिजनेस। क्यों ऐसे हो रहा है कि आपके एक्सपेंसेस हमेशा ज्यादा है और सप्लाईज कम है? कोई भी लॉस में बिजनेस नहीं करता, डेफिनेटली दे नो अबाउट इट। उसके बाद इसी तरह से अगर डू यू एक्सपेक्ट टू मेक एग्जाम सप्लाईज, ये क्यों पूछा गया आपसे? अगर एग्जाम सप्लाईज होंगी तो एग्जाम सप्लाईज वो हैं जो टैक्सेबल सप्लाई देंगे। क्या आप ऐसी सप्लाई बनाएंगे? सही, अगर ऐसी सप्लाई बनाएंगे तो अब एफटीए के कान खड़े हो जाएंगे कि कहीं मिक्स होने का तो खतरा नहीं है। आप परचेजेस, आप इनपुट वैट क्लेम करने लगे हैं, बना आप दोनों चीजें रहे हैं। आप टैक्सेबल सप्लाई भी बना रहे हैं, एग्जाम सप्लाई भी बना रहे हैं। अब इनपुट वैट किसके अगेंस्ट क्लेम होता है? आपको लास्ट लेक्चर से पता चल गया है कि सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के अगेंस्ट, जो ऐसा इनपुट वैट जो आपने उन एक्सपेंसेस पे किया था जो टैक्सेबल सप्लाई बनाने में लगे हैं, आप इनपुट वैट क्लेम कर सकते हैं। आपको बताया था एग्जाम्प्ट सप्लाईज के केस में इनपुट वैट क्लेम नहीं किया जाता, सही, बल्कि आप अपनी कॉस्ट इंक्रीज करके उसे पूरा करते हैं। इसलिए यहाँ पे उन्होंने ये चीज मेंशन कर दी कि कहीं आप टैक्सेबल एक्सपेंसेस, कहीं अपने एक्सपेंसेस को एग्जाम्प्ट सप्लाईज के अगेंस्ट ना क्लेम करते रहें। उसके बाद एक बड़ी अच्छी चीज, जबरदस्त चीज लिखी हुई है, डू यू विश टू गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम वैट। ये क्या है? तवज्जो से सुनिएगा, ये एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। आपको बता चुका हूं कि जो जीरो रेटेड है, जीरो के केस में ऑलमोस्ट हमेशा आपका रिफंड बनता है, क्योंकि आउटपुट वैट आपका होता नहीं है, आप जीरो पे चीज बेच रहे होते हैं। अब जब आप जीरो पे चीज बेचेंगे तो आपको इनपुट वैट हमेशा, आपको बताया था कि एग्जाम्प्ट सप्लाईज के केस में तो आप पे टैक्स लगता ही नहीं है एक तरह से। एग्जाम सप्लाई के केस में आप इनपुट वैट नहीं क्लेम कर सकते, लेकिन आउटपुट अगर आपका जीरो रेटेड है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप इनपुट वैट क्लेम कर सकते हैं। पहला पॉइंट नंबर सेकंड ये है कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर करवानी है। ऑल तो आपने टैक्स एफटीए को नहीं देना, आप जीरो रेटेड है, सिर्फ रिफंड क्लेम करना है। लेकिन आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप पे चूंकि वैट अप्लाई हो रहा है, अगर आपकी जीरो रेटेड सप्लाई भी 375,000 से ऊपर चली जाती हैं तो आपको फाइन देना होगा, 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, वरना फाइन देना होगा। तो अब होता यह है कि एफटीओ को भी पता है कि इस काम का फायदा तो है कोई नहीं। वो अगर रजिस्टर करेगा, जिस बंदे की सारी सप्लाई जीरो रेटेड है, अगर वो रजिस्टर करेगा तो क्या होगा? हमेशा रिफंड देना होगा। उन्होंने आपको इधर एक ऑप्शन दे दिया कि आपकी अगर सारी सप्लाई जीरो रेटेड है, अगर आपकी सारी सप्लाई जीरो रेटेड है, अगर आपकी सारी सप्लाई जीरो रेटेड है, तो आप कह सकते हैं एफटीए को कि हाँ ठीक है, उस पर वैट लगता है, मैंने वैट के लिए रजिस्टर होना है, लेकिन आप मुझे एक्सेप्शन दे दें, वैसे भी आपको कोई फायदा तो है नहीं, रिफंड ही लेना है। ठीक है, अगर आपकी सारी सप्लाई जीरो रेटेड है, आप इसे यस कर देंगे। ऊपर आपको एरो में नजर आ रहा है कि आप इसे यस कर सकते हैं, और जो ही आप इसे यस करेंगे, ठीक है, इस को जो ही यस किया, आपने देखा कि इसके नीचे ऑप्शन ओपन हो गए। ये तीन ऑप्शन के हैं। सबसे पहले कहते हैं फ्लो चार्ट है बिजनेस का, और इसे एक्सप्लेन कीजिएगा, लेटर हेड पे देखे ना, साइन एंड स्टैम्प करके एक्सप्लेन कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में आपने बताना है कि ये सप्लाईज जो हैं वो कहाँ से आती हैं, आपकी एक्सपोर्ट है तो कैसे हैं, कौन सी ऐसी चीज आप बेच रहे हैं कि वो जीरो रेटेड है। अगर एक्सपोर्ट है
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है तो भाई फिर आप अपना दिखाएं कस्टम रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, कोई कस्टम का एविडेंस नहीं। अगर फर्ज करें कि आपके लाइसेंस पे लिखा हुआ है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, या आप एज पर आपकी बिजनेस एक्टिविटी एज पर यूर ट्रेड लाइसेंस कोई गुड रिलेटेड है, तो फिर डेफिनेटली आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को आप कोई स्टेशनरी वगैरह बेच रहे होंगे गवर्नमेंट स्कूल को, या मेडिकल सप्लाईज कर रहे होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, सिर्फ तब आप जीरो ये एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, सिर्फ तब आप जीरो रेटेड हो सकते हैं। और यहाँ पे इस बिजनेस फ्लो चार्ट में आप एक्सप्लेन करेंगे, आपने बताना है सामान पाकिस्तान से आता है मेरे पास, उसके बाद मैं अमेरिका भेज देता हूँ। इस फ्लो चार्ट में मेंशन किया होगा कि मेरी असल में जो कंपनी है वो एक सर्विस प्रोवाइडिंग है और मैं सारी सप्लाई जर्मनी में कर रहा हूँ, मेरी एक्सपोर्ट है सारी। पहले वाले फ्लो चार्ट में आप उसे लगा देंगे। उसके बाद राइट साइड पे आपने कुछ सिंपल इनवॉइसेस लगाई हैं कि हाँ देखो यार मैं इस तरह की इनवॉइसेस लेता हूँ। इसके नीचे आपने एक डिक्लेरेशन लगानी है कि मेरी कोई भी स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज है ही नहीं, सारी की सारी रेट टू डेट जीरो रेटेड है, ठीक है। और असाइनमेंट स्टैम्प कर दिया। ये फॉर्म था और ये आखिरी फॉर्म था। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। सर मेरा एक ओके, सवाल है सर इधर। जी सर ये वॉलंटरी जो है इसका वैट रजिस्ट्रेशन, इसका क्या फायदा होता है, क्यों करवानी होती है, मतलब क्यों लोग करवाते हैं? क्यों लोग करवाते हैं? फर्ज करें कि आप लगातार एक्सपेंसेस में जा रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, आप लगातार लॉसेस में जा रहे हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं कि यार थोड़ा मतलब है अभी तक टर्न ओवर तो मीट नहीं किया, लेकिन कम अज कम मैं जो मेरा खर्चा हो रहा है उसे तो बचा लूं, कम अज कम इनपुट वैट तो क्लेम कर लूं। पॉइंट समझे अब्दुलरहमान? लॉसेस जी में जी जा सर, रहे हैं। यानी कि सिर्फ इनपुट वैट जो है वो क्लेम करने के लिए हम वॉलंटरी करते हैं रजिस्ट्रेशन। जी, इसके अलावा देखिए कंपनी नई नई ओपन हुई है, या एक और चीज होती है कि आपने कस्टमर को दिखाना है कि यार हम तो अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, ठीक है, क्लियर? जी जी सर, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ओके, सर। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट बड़ा आसान है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म सिंपली आपके सामने डिटेल है, एड्रेस है, ट्रेड लाइसेंस वाला एड्रेस उठा के लिखना है। अच्छा, अब एक और चीज, इसमें आपको कंट्री कोड नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है सर कंट्री कोड। ठीक है, लेकिन आजकल एफडीए एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपके पास यूएई नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्म फिल करना मेरे ख्याल से सबसे आसान है, एड्रेस लिख देने में कोई चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड लाइसेंस में एड्रेस लिखा होता है, मेंशन कर दें, ठीक है। उसके आगे बिजनेस रिलेशनशिप, हाँ ये एक नया फॉर्म है। बिजनेस रिलेशनशिप में आपने इसको अगर डिजिग्नेशन वाले को आप नीचे करेंगे ना मेन्यू को, ठीक है, इसमें आपको या सीईओ का ऑप्शन आएगा या मैनेजर का आएगा, उसके डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं। और ये मेंशन होता है इन यूर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। उसका पासपोर्ट लगा दिया, उसके कि कौन सा बंदा सिग्नेटरी है, कौन सा बंदा डील कर रहा है इससे, ठीक है, सीईओ या मैनेजर। इस फॉर्म को एक नजर देख लें। इसके ऊपर जो अगर कोई फॉल्स आप कोई डाटा दे देते हैं इसमें, तो पाकिस्तान की तरह इधर भी को पकड़े जाने के चांसेस होते हैं। जैसे आजकल वो पीएफओ को पकड़ने का इनका वो उन्होंने वो लॉ बनाया हुआ है, उसमें किसको अंडरटेकिंग। पकड़ना? नहीं देखें, इसमें जिस बंदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, फौजरी या इस तरह के आइटम, उसको पकड़ा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है बैंक डिटेल का, और ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल क्यों है, इसकी जरूरत कब पड़ेगी आपको पता है क्यों? जब आपको कहीं ना कहीं से रिफंड मिलना हो, ठीक है। अगर रिफंड नहीं मिलना आपको तो फिर नो वरीज, जैसे मर्जी है कर लें, ठीक है। बैंक डिटेल में कंट्री आपको पता है बैंक किधर है, बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच नेम लिखना है, अकाउंट होल्डर नेम लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, कौन सी करेंसी में रिफंड होगा, ये ज्यादा दरम होगा, यूएसडी होगा, बस, ठीक है। और इसमें आपने बैंक वैलिडेशन लेटर लगा देना है, राइट। जी सर। नेक्स्ट फॉर्म एडिशनल डिटेल्स। 3 फॉर्म है आपके पास। हाँ जी, क्या ताल्लुक है इसका? क्या आपने इंपोर्ट करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की?
क्या आपने एक्सपोर्ट करनी है, क्या आपके पास कस्टम रजिस्ट्रेशन नंबर है। जहां सर ये से मेरे ख्याल आप से रीजो रेट के लिए किसके लिए नहीं, जीरो जीरो रेटेड रेटेड। इंपोर्ट भी हो, अगर सिर्फ इंपोर्ट भी हो ना, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ इंपोर्ट करते हैं आप सामान, तब भी आपके कस्टम से लिंक कर देगा आपके टैक्स को। जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे ना, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो आपने इंपोर्ट किए ऑटोमेटिकली नजर आ रही हैं सिस्टम में। सही। जी जी सर, ठीक है, ओके, यानी कि इंटरलिंक है वो कस्टम के साथ ही। ठीक है, यहां से आपने इसको यह देंगे कस्टम रजिस्ट्रेशन नंबर को, ये आपको ऐड कस्टम नंबर डिटेल का दे देगा। कस्टम डिटेल में जो कस्टम रजिस्ट्रेशन नंबर है आपने वो डालना है बस। ठीक है, ये एडिशनल डिटेल्स है। अथराइज सिग्नेटरी क्या होता है, ये देखें, ये वो फॉर्म है जिसमें अगर आप कहेंगे ना कि यस, तो ये पिछली वाली डिटेल उठा के ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। अथराइज सिग्नेटरी वही कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ा था कॉर्पोरेट टैक्स में, ये वाला फॉर्म कॉर्पोरेट टैक्स में भी था। ठीक है, क्लियर, एनी क्वेश्चन। जी सर, ओके। ये आसान था गेम। सिग्नेचर के बाद है वो है रिव्यू एंड डिक्लेरेशन, और वो कुछ नहीं होता, आपको पता है। ठीक है, ये थी हमारी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन। इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है ना, वो आता है सिर्फ एलिजिबिलिटी डिटेल में। एलिजिबिलिटी डिटेल्स एक ऐसा कॉलम है, उसमें आपने इनवॉइसेस दिखानी है, कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है। आपने ऐसे देखना है कि इनवॉइसेस आपने जो लगाई हैं साथ, ऐसे तो नहीं है कि आपने बताइए उसे कि मई 2024 में आपकी 1 लाख dirham की सेल हुई है, और आगे इनवाइस जो लगी हुई है उस पर 2 लाख, मई 2024 की इनवाइस लगी हुई है उस पर 2 लाख की सेल है। सही। आपका बैच अगस्त का है ना? जी सर, गज का सर। ओके, लेक्चर 17 एंड लेक्चर 18 मैं आपको 2 लेक्चर भेज रहा हूँ, ठीक है, जो इससे रिलेट करते हैं। ये मैंने ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसमें कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, ये आपकी थी रिलेटेड टू वैट रजिस्ट्रेशन। वैट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब हम करते हैं जरा ओके, वैट की आपको मिल गई है, वैट रजिस्ट्रेशन की के आपको मैंने स्लाइड भेज दी है, नोट्स भेज दिए हैं। ठीक है, अच्छा, ये थी वैट रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझ आ रही है सबको? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या चीज है? जब भी आप इंपोर्ट करते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था कि वैट किसने देना होता है, इंपोर्टर ने। होता ये अभी आपने देखा थोड़े से टाइम पहले कि कस्टम नंबर को हम लिंक करते हैं टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर से। अगर इन द केस फर्ज करें कि ऐसे हुआ कि आपने जब वैट लिया, जब वैट नंबर लिया, तब आपकी कस्टम रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, बाद में हो गई, फिर आप अमेंड करेंगे। अमेंड कैसे करेंगे वैट को, ये हमने अभी देखना है। अमेंड टैक्सेबल पर्सन हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब होता ये कि अगर गुड्स आई हैं, कोई सामान आए, जब वो कस्टम पे आएगा, कस्टम पे आकर गुड्स कस्टम ही के थ्रू आएंगी, डेफिनेटली हवा से तो आ नहीं सकती, तो वहां पे आपको कस्टम वाले आपसे वैट कलेक्ट कर लेंगे। वो कहेंगे कि ये चीज अगर दुबई के अंदर सेल होती ना, तो इस पे वैट लगता, आपने बैरून मुल्क से इंपोर्ट कर लिया है, तो हम इस पे भी वैट कलेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें वैट आप देंगे, सप्लायर नहीं देगा। जब आप वैट देंगे ना, तो चूंकि आपका कस्टम लिंक है आपके टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर से, तो आपका जो वैट उधर कलेक्ट हुआ है वो ऑटोमेटिकली नजर आने लग जाएगा टैक्स रिटर्न में। अच्छा, अब सवाल ये कि अब आप सर्विस बेच रहे हैं, आप गुड बेच नहीं रहे,
आपने कोई सर्विस इंपोर्ट कर ली है पाकिस्तान से, अभी भी आपको वैट देना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि देना पड़ेगा सर। ठीक है, अब होता क्या है कि इससे मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचना पड़ सकता है। ठीक है, इससे मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है कि आप जो है वो बजाय इसके कि सामान यूएई से लाएं, आप पाकिस्तान से मंगवाने लग जाएं कि वैट नहीं देना पड़ेगा। ऐसी जगह पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। लेकिन कस्टम के केस में, गुड के केस में तो ये हुआ कि कस्टम से आती हैं, गुड कस्टम से आती हैं, वहां पे वैट कलेक्ट हो जाया करता था। लेकिन सर्विसेज में कस्टम के पॉइंट पे तो आप कलेक्ट नहीं कर सकते। कहाँ पे कलेक्ट होगा, ये आपने खुद देना होता है। आपका काम है कि जब टैक्स रिटर्न करते हैं ना, आम जो टैक्स रिटर्न इंशाल्लाह ताला देखेंगे, उसमें आपने मेंशन करना है कि हाँ ये वाला जो सामान है, ये मैंने ये सर्विस इंपोर्ट की है, लिहाजा इस पे ये वैट लगेगा। ठीक है, तो सर हम इसको छुपा भी सकते हैं सर, ये फिर तो। नहीं सवाल तो आप चाहें तो, अगर इलीगल काम करना है कोई भी है, जो मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक चीज है। इसको छुपाया जा सकता है या नहीं, और पकड़ने वाले पकड़ेंगे कैसे, ये बैंक स्टेटमेंट के थ्रू पकड़ा जा सकता है, डिफरेंट तरीकों से आपको पकड़ा जा सकता है। ठीक है, पकड़ा जाना एक अलग चीज है, लेकिन लॉ यही कहता है आपको कि आपने जब सर्विस ली है ना, तो फिर आपने बताना है। ठीक है, फिर आपने उसका वैट देना है। ठीक है अब्दुल रहमान, जी सर, ओके हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी अब मेरा एक जी, क्वेश्चन है जी जी, कि आया यहाँ पे यूएई में अंडर इन्वेस्टिंग या ओवर इन्वेस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट कोई है या नहीं है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सर मेरा क्वेश्चन है कि जी रजिस्ट्रेशन के लिए ना क्राइटेरिया हो गया है, एलिजिबल है वो। अब अगर वो नहीं करवाता लेसे, तो उसके ऊपर क्या सरचार्ज है? हाँ, 10,000 dirham। अगर आप 30 डेज से लेट हो गए ना, तो 10,000 dirham फाइन है। 10,000 ये एप्लीकेबल है आजकल या कब से एप्लीकेबल है ये चीज, रूल लॉ कब से एप्लीकेबल है? ये लॉ 1 जनवरी 2018 से एप्लीकेबल है। अच्छा। फर्स्ट ये जनवरी जो टू वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और ये क्या, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन तो है कि लाइक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में नहीं है, फाइन हमेशा मैंडेटरी में आएगा। अच्छा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन यानी कि जब हो गया कि अभी अब उसकी वैट उस पर एप्लीकेबल है और उसने नहीं रजिस्टर्ड किया, उस केस में मैंडेटरी है। और जैसे वो खुद से वॉलंटरी करता है, वो अपनी सप्लाईज को खुद शो करता है जाके और खुद से रजिस्टर होता है, उस केस में फिर है ही नहीं ये जो आप फाइन बता रहे हैं, ऐसे ही? बिल्कुल। अच्छा, जो टैक्सेबल एक्सपेंसेस आपने सर बताए हैं वो, हम्म, यानी आपने कहा कि एक्सपेंसेस अगेंस्ट टैक्सेबल सप्लाई, और टैक्सेबल सप्लाई पीछे जाएं तो जीरो रेटेड थी या फिर वो स्टैंडर्ड बिल्कुल। रेटेड थी? तो जब हम इसको रजिस्टर कर रहे हैं, ये हम्म, जो अभी हम कर रहे हैं टैक्सेबल एक्सपेंसेस, जैसे आपने कहा मंथली हमने डालते हैं, आप मंथली डालते हैं, लोग उसको फिल करके भी डालते हैं, तो मैनुअली अगर हम डालते हैं सप्लाईज में और एक्सपेंसेस में, अगर कोई एक चीज मसलन एक्सपेंसेस की बात करें, तो एक्सपेंसेस है ही नहीं, एक मिसाल के तौर पे वो हम्म। एप्लीकेबल है या नहीं है, वो एक बात की सब्जेक्ट है। तो वो कोई इशू तो नहीं आएगा इसमें, नहीं हम डालें अगर डाटा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे? अगर नहीं, आपने डाटा तो डालना है, वो आपने अरेंज करके देना है। अगर टैक्सेबल एक्सपेंसेस है ही नहीं ना, लेकिन टैक्सेबल हाँ सप्लाईज हैं, तो आप टैक्सेबल हाँ सप्लाई के बेस पे रजिस्टर हो सकते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक, ओके। ठीक, अच्छा ठीक है, क्लास छोटी सी क्लास हुई है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं अभी निकल रहा हूँ। ठीक है, ऑफिस में था। और नेक्स्ट क्लास आपकी कब टाइम भी पे करते हैं, सैटरडे को संडे को करते हैं, टाइम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या मॉर्निंग में आप लोग अवेलेबल हो सकते हैं एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए? मेरा असल में कुछ ज़रूरत की आप लोगों का जो प्रॉब्लम बना हुआ है वो सैटरडे ये। संडे हो सकते हैं सर। अच्छा, मॉर्निंग में प्लीज़, ठीक है। जी क्या नहीं, टाइम? बिल्कुल। सैटरडे सैटरडे संडे तो मेरा दोनों दिन ही ऑन है तो। मंजूर हुसैन, देखें बाकी सब जो रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं उनको तो साइड पे रखें, 9-10 है ना, तो इन 10 स्टूडेंट्स में से एक आप ही हैं। आप ऐसा कीजिएगा, आप मुझसे अगर कोई क्वेश्चन करना हो ना, आप सेपरेटली मुझसे एक सेक्शन ले लीजिएगा। ठीक है, इन वीक डेज फ्री होंगे कभी, गपशप लगा लेंगे। और ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम क्या रखेंगे आप सैटरडे वाले दिन का? मॉर्निंग मॉर्निंग में रखता हूँ।
पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे या 10 बजे, ठीक है, मॉर्निंग। ठीक है सर। ओके जी सर, कांग्रेस। थैंक यू।